ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उपस्थित हूं मैं आपका अपना मित्र रणजीत सिंह, ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर जिसका नाम है गुरुकुल क्लासेस गंगापुर सिटी। एक बार पुनः आप लोगों की उपस्थिति को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और आज के इस शानदार सेशन में मैं अपने वर्ण विचार के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पिछली वीडियो पे आप लोगों का जो प्यार इसने मुझे मिला उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और फिर बढ़ते हैं एक और सेशन की तरफ जिसका नाम होता है वर्ण विचार पार्ट 4। पिछली कक्षाओं में हमने स्वर वर्णों के वर्गीकरण पर चर्चा की है और अब आगे उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक होता है आपका वर्ण विचार और वर्ण विचार के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे स्वर वर्णों के वर्गीकरण पर। और आज की कक्षा में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण, या मैं लिख सकता हूं स्वर वर्णों के भेद। देखिए, कंटेंट की क्लास है तो इसको कंटेंट के हिसाब से ही पढ़िएगा। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हो। मैं उस क्रम से इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं कि आप लोग पूरे अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हो। पिछली कक्षाओं के अंतर्गत हम स्वर वर्णों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद तथा मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के भेद तक पढ़ चुके हैं। और आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर वर्णों के भेद, मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद तथा वायु के नाक या मुख से निकलने के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। तो चलिए बिना समय गवाए आरंभ करते हैं कक्षा को। याद रहे, जैसा कि ज्ञात हो रहा है यहां जिह्वा के भाग के आधार पर, तो दोस्तों जिह्वा के भाग कितने होंगे? देखिए, जिह्वा के 3 भाग होते। एक वह भाग जो हमारे दांतों का स्पर्श करता है और एक भाग यहां कंठ तक जो पहुंच रहा है। तो जो दांतों को स्पर्श कर रहा है वो तो हो गया अग्रभाग। ये समझ लीजिए कि ये आपकी जीभ की स्थिति है। तो ये वाला भाग हो गया, ये तो हो गया आपका अग्रभाग। इधर यहां जो पीछे की तरफ जा रहा है ये हो गया आपका पश्च भाग और बचा कौन सा? आपका मध्य भाग। तो आपके जिह्वा के भाग हो गए 3। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। जब जिह्वा के 3 भाग हुए तो जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर वर्णों के भेदों की यदि हम बात करते हैं तो स्वर वर्णों के भी कितने भेद होंगे? 3 भेद। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं नोट करता हूं उन 11 स्वरों को जिनका हम उच्चारण करेंगे। देखिए, ए, आ, ई, ओ, रे, ए, ओ, औ। तो ये आपके 11 स्वर हैं। बात अपनी चल रही है जिह्वा के भाग के आधार पर। अपने को इन 11 स्वरों का उच्चारण करना है और उच्चारण करके बस ये ध्यान में रखना है कि किस स्वर वर्ण के उच्चारण में जिह्वा का कौन सा भाग सहयोग कर रहा है, या जिह्वा का कौन सा भाग काम में लिया गया है, या वायु जिह्वा के अग्रभाग से प्रवाहित हुई है, या वो कहां मध्य से गुजर रही है, या जो पश्च सिरा है वो काम में लिया जा रहा है।
तो चलिए उच्चारण हम आरंभ करते हैं। और उच्चारण जब अग्रभाग से होगा, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग काम में लिया जाएगा, उसको कहा जाता है अग्रस्वर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित होने वाले वर्ण अग्रस्वर कहलाते हैं और जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित होने वाले स्वर वर्ण पश्च स्वर कहलाते हैं तथा जिह्वा के मध्य भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण मध्य स्वर कहलाते हैं। अब देखिए, जब आप यहां ए का उच्चारण करोगे तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये मध्य से है या पश्च से है या अग्र से। तो अभी इसको छोड़ते, अपन उच्चारण करते किसका? दीर्घ आ का। जब आप आ का उच्चारण करोगे, जैसे आप बोलोगे आ, तो आ बोलने में यहां पर आपको एक ध्वनि की गूंज या तरंग केंद्रित होती हुई नजर आती है और यहां वाला भाग कौन सा हो जाता है? ये पश्च वाला। यहां पे जो भाग आ रहा है वो कौन सा हो गया? पश्च भाग। तो दीर्घ आ आपके कौन से? पश्च भाग से। तो मैं लिख सकता हूं कि जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित होने वाला स्वर पश्च स्वर। दीर्घा कैसा हो गया? पश्च स्वर। अब अपन उच्चारण करते हैं, देखिए ए ए ए, ये ऐसे समझो दोनों किनारे, ये वाले जो दोनों किनारे हैं, ये दोनों किनारे हमारे दांतों के नीचे होते हैं और थोड़ा सा जिह्वा आगे की तरफ बढ़ती है। वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, अब ये कौन सा है? अग्रभाग है जिह्वा का। वायु कहां से गुजरती है? अग्रभाग से। तो वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग काम में लिया जाए या जो जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित होते हैं, वायु का प्रवाह जिह्वा के अग्रभाग से होता है, जीभ के अग्रभाग से होता है, उनको क्या कहा जाता है? अग्रस्वर कहा जाता है। तो अभी हमने देखा यहां पे आपके दो वर्ण कौन कौन से? दोनों ए ए, कहां से? जिह्वा के, माना कि ये जीभ है। अब इसकी दोनों किनारी ये कहां? दांतों के नीचे। हाँ बिल्कुल, हंसना नहीं है, आपको ध्यान से सुनना है, सच बोल रहा हूं मैं। ये दोनों किनारी आप मान के चलो कि जीभ है, इसकी दोनों किनारी आपके दांतों के नीचे आएंगी और ये थोड़ा सा आगे की तरफ जब उच्चारण होता है तो जिह्वा का अग्र फलक काम में लिया जाता है। तो ये दोनों वर्ण आपके कैसे हो गए? अग्रस्वर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर इस वर्ण का जब आप उच्चारण करोगे तो इस वर्ण का उच्चारण भी इनके समकक्ष है। ए रे कहां से बोल रहा है? अग्र भाग से। तो ये स्वर भी कहां आ गया? आपके अग्रभाग में। और अब देखिए आप उच्चारण कीजिए ए तो लगभग इन दोनों के उच्चारण में भी वही स्थिति है जो ई और री के उच्चारण में थी। तो ये दोनों स्वर आपके कौन से? ए और ए। कहां से? अग्रभाग से बोल रहे हैं। इसके बाद में अब हम आगे बात करते हैं इन दोनों वर्णों के उच्चारण पे। आप जैसे ही इनका उच्चारण करोगे उ तो उ बोलने में ये भाग काम में आ रहा है उ यहां पे, और यहां कंठ वाला भाग जो है वो जिह्वा का कौन सा सिरा है? पश्च सिरा। तो जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित होने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। तो दो वर्ण तो ये हो गए आपके, एक पहले ही लिख चुके हैं हम, सॉरी। यहां पे आपका दीर्घा पश्च भाग से, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये हो गए आपके। और इधर अपन बात कर रहे हैं किस पर? ओ और औ पे। तो सेम कहानी है, जैसे कि आ प्लस ई से क्या बना? ए बना। तो वैसे ही आ प्लस उ से क्या बना है? ओ बना है। तो ए कहां आया? जहां ई थी। तो ओ कहां आएगा? जहां पे उ है। तो उ कहां पर है? आपके पश्च भाग में। तो औ भी कहां पर? पश्च सिर। तो ये स्थिति आपकी हो जाती है पश्च स्वर की। अब बेटा बचा हुआ है अपना कौन सा? ए। तो देखिए दोस्तों, ए की मैं बात करता हूं, आप उच्चारण कीजिए ए का। ए का उच्चारण करते समय आप पाओगे कि ना तो ए के उच्चारण में इन वर्णों जैसी स्थिति है, कहने का मतलब ना तो अग्रस्वर जैसी स्थिति है और ना ही पश्च स्वरों जैसी स्थिति है। तो बचा हुआ क्या हो गया? ह्रस्व ए मध्य स्वर। इकलौता जो ह्रस्व ए है वो मध्य स्वर है। तो वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में
जिह्वा का अग्रभाग काम में आता है, उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। ये संख्यात्मक कितने होते हैं? संख्यात्मक होते हैं ये आपके 5, दोनों ई, री, ए और ए। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से होता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। ये भी 5 होते हैं, आ, दोनों उ, ओ और औ। और जिह्वा के मध्य भाग से उच्चरित होने वाला स्वर होता है ए। तो इस प्रकार से आपके 11 स्वरों को हम जिह्वा के भाग के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आधार है अपना, चौथा जो वर्गीकरण करेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। तो देखिए, मुखाकृति के आकार आधार पर बात करें, या इसको यह भी कहा जा सकता है तालु की स्थिति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, या इसके लिए हम ये नाम भी काम में ले सकते हैं कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। याद रहे, मुखाकृति के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों की जो संख्या है, जो भेदों की संख्या है, वो भेदों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 आप पढ़ोगे संवृत स्वर, दूसरा अर्धसंवृत स्वर, तीसरा विवृत स्वर, और चौथा अर्धविवृत स्वर। देखो, हमें इनको जानना है तो एक एक लाइन की बात इनके लिए हम आपको बताते हैं, हमेशा के लिए आपके लिए ये याद हो जाएंगे। कई बार क्या है, आप लोग पढ़ते और भूल जाते हो, पढ़ते और भूल जाते हो। सबसे पहले तो मैं आपके लिए इन 11 स्वरों को यहां नोट कर देता हूं। ए, आ, ए, ओ, रे, ए, ओ और औ। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं इनके लक्षणों पे, इनकी परिभाषाओं पे। याद रखना, संवृत स्वर किसको कहा जाएगा? कि वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है। वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, उनको कहा जाता है संवृत स्वर। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्धसंवृत की। तो याद रहे, संवृत की अपेक्षा थोड़ा अधिक
और विब्रत ये इकलौता ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में मुंह पूरी तरह खुल जाता है, और इसका उच्चारण जब जब आप करोगे आपको आपके बचपन की याद तक आ जाएगी। क्योंकि जब आप छोटे थे, कुछ भी खा जाते थे, तब आपको कहा जाता था कि बेटा आ करो, तो अभी भी आप कर सकते हो, आ करो, तो आ करने में पूरा का पूरा मुंह खुल जाएगा आपका। इकलौता स्वर दीर्घा इसके अंतर्गत आता है, तो इसके उच्चारण में मुंह पूरी तरह खुल जाता है। और अर्धविब्रत अब देखिए अर्धविब्रत किसको कहेंगे? विब्रत की अपेक्षा थोड़ा कम खुलता है। ये आपके 4 लक्षण हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अब इनको ध्यान में रखते हुए आप इनका उच्चारण कीजिए। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि भाई ये जो दीर्घ आ वर्ण है, दीर्घ आ वर्ण जो है इसके उच्चारण में मुंह पूरी तरह खुल जाता है। तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में मुंह पूरी तरह खुल जाता है उसे कहा जाता है विब्रत स्वर। इकलौता दीर्घ आ आपका विब्रत स्वर है। और अब आप इतना जानते हैं कि ये जो आ है इसकी अपेक्षा इसके उच्चारण में मुंह थोड़ा कम खुलता है, तो ये हो जाता है आपका अर्धविब्रत स्वर। तो 2 स्वरों पे हमने चर्चा की, जहां ह्रस्व ए आपका अर्धविब्रत होता है तो दीर्घ आ आपका विब्रत स्वर होता है। अब आप इन 5 वर्णों का उच्चारण भले ही एक साथ कर लीजिए, इनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है। कौन कौन से? दोनों ई, दोनों ऊ और री। तो वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, ना के बराबर मुंह इनके उच्चारण में खुलता है, जैसे ए, ई, ओ, रे, ए, ओ, रे। तो ये 5 स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है और इनको कहा जाता है समृत स्वर। अब जो ये 4 वर्ण बचे हैं दोस्तों, इनके उच्चारण के लिए आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा और इनका उच्चारण हम तुलनात्मक उच्चारण करेंगे। और तुलनात्मक उच्चारण में आपका पूरा ध्यान मुझे यहां चाहिए। देखिए किस प्रकार से। अभी आप उच्चारण कीजिए ई का, तो जैसे आप बोलोगे ई, अब ई के साथ आप उच्चारण कीजिए किसका? ए का। ए और ए का तुलनात्मक उच्चारण जब आप करेंगे ए, तो समय कम किस में लगा? जब आपने ई का उच्चारण किया था तो ई के उच्चारण में समय लगा था कम, लेकिन ई की अपेक्षा ज्यादा समय किस में लगा? ए में। तो अब ई तो कहां आ गई आपके समृत स्वर के अंतर्गत, ई से ज्यादा किस में समय लग रहा है? ए में। तो ए कहां आ गया आपके अर्ध समृत के, क्योंकि ई से ज्यादा मुंह किस में खुला है? ए के उच्चारण में खुला, इसलिए ए कहां आ गया आपके अर्ध समृत में। अच्छा जी, अब ए की तुलना आप इसके साथ कीजिए। ए और ऐ का उच्चारण तुलनात्मक कीजिए आप, तो आप पाओगे कि ए की अपेक्षा ए के उच्चारण में मुख अधिक खुल रहा है। और अब ये भी देख लीजिए कि ए का उच्चारण जब आप करते हो तो आ से कम खुल रहा है या ज्यादा खुल रहा है? तो सीधा स्पष्ट हुआ ई में सबसे कम, ई से अधिक किसमें? ए में, और ए से अधिक किसमें? ए में, और ए से अधिक किसमें? आ में। तो आ तो हमने यहां लिख दिया, ये हो गया आपका विब्रत। तो इधर ए क्या हो गया? ए हो गया आपका अर्ध विब्रत।
ये हो गया आपका ए, तो हो गया कैसा, विव्रत, और ए क्या हो गया, अर्ध विव्रत, और आ हो गया आपका विव्रत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर आप जैसे ऊ का उच्चारण करोगे तो ऊ के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुल रहा है तो वो संवृत है। ऊ की तुलना आप ओ के साथ करें, ओ में कम खुल रहा है कि ऊ में, तो ऊ से ज्यादा किस में खुला, ओ में, और ओ से ज्यादा किस में खुलेगा, ओ में खुलेगा, और ओ से ज्यादा किस में खुलेगा, आ में। तो ओ तो हो गया आपका कैसा, अर्ध संवृत, और अ हो गया आपका कैसा, अर्ध विव्रत। तो ये आपके 11 स्वरों का जो वर्गीकरण था, ये वर्गीकरण हुआ किस आधार पर, मुखाकृति के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर। तो वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उनको कहा जाता है संवृत स्वर। याद रहे क्या कहा जाएगा उनको, उन्हें कहा जाएगा संवृत स्वर। और संवृत स्वर संख्यात्मक 5 होते हैं। कौन कौन से हैं, तो दोनों ई, दोनों ऊ और री, ए ओ रे, ये 5 स्वर आपके कैसे हो गए, संवृत स्वर हो गए। अब संवृत के बाद में बात आती है अर्ध संवृत की। तो संवृत की अपेक्षा जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुंह थोड़ा अधिक खुलता है उन्हें कहा जाता है अर्ध संवृत स्वर। और अर्ध संवृत होते हैं आपके 2, ए और ओ। और जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में मुंह पूरी तरह खुल जाता है उसे कहा जाता है विव्रत स्वर। और इकलौता दीर्घ आ आपका विव्रत स्वर है। और जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में विव्रत की अपेक्षा मुंह थोड़ा सा कम खुलता है उन्हें क्या कहा जाएगा, अर्ध विव्रत स्वर कहा जाएगा। और अर्ध विव्रत स्वर है आपके 3, अ, ए और औ। और अब आप याद रखना, यदि कहीं पर भी कोई आपसे ये पूछ ले कि ये जो वर्ण है औ, ये आगत स्वर है, अंग्रेजी भाषा का स्वर है। आगत स्वर औ, एक एक बात को ध्यान से सुनना, आगत स्वर औ मुखाकृति के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर होगा, संवृत, अर्ध संवृत, विव्रत या अर्ध विव्रत। तो याद रखना इस औ का उच्चारण हमारी वर्णमाला के वर्ण औ के समकक्ष होता है। तो उच्चारण और मुख खुलने की स्थिति को ध्यान में रख करके इसका जवाब क्या दिया जाएगा, अर्ध विव्रत स्वर। लेकिन आप कहीं ऐसा मत सोचना कि अर्ध विव्रत स्वरों की संख्या 4 होती है, नहीं, अर्ध विव्रत स्वर केवल कितने रहेंगे, 3, विव्रत 1, अर्ध संवृत 2 और संवृत 5। तो 5, 2, 7, 8, 3, 11। ये आपके स्वर वर्णों का वर्गीकरण, जिसका दूसरा आधार आपने पढ़ा मुखाकृति के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। और पांचवा आधार होता है आपका ओष्ठाकृति के आधार पर। और ओष्ठाकृति के आधार पर बात की जाए तो 2 भेद होंगे। अब ओष्ठाकृति, ओष्ठों की आकृति, या तो वह है वर्णों के उच्चारण में गोल हो जाती है जिसको हम कहते हैं वृत्ताकार, या फिर वह है गोल नहीं होती है तो उसको कहा जाता है अवृत्ताकार। तो ये 2 भेद होते हैं, एक तो होता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा होता है आपका अवृत्ताकार स्वर। अच्छा जी, ओष्ठाकृति, ओष्ठों की आकृति यानी होठों की आकृति, वृत्ताकार, कैसी आकृति या कैसा आकार हो, वृत्ताकार, व्रत का आकार। व्रत का आकार कैसा होता है, गोल होता है।
तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमारे ओष्ठ गोल हो जाते हैं उनको वृत्ताकार स्वर कहा जाता है, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठों की स्थिति वृत्तनुमा नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। चलिए, तो अब इन्हें और किन नामों से जान सकते हैं? तो वृत्ताकार स्वर, भाई जब ओष्ठ हमारे कैसे हो गए? गोल, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर। अवृत्ताकार स्वर, तो अवृत्ताकार स्वर इसको क्या कहेंगे? अवृत्तमुखी स्वर। अब जो वृत्ताकार है उसको हम वृत्तमुखी स्वर कह सकते हैं। वृत्तमुखी, तो व्रत भी कैसा होता है? गोल। मुख कैसा हो जाए? गोल। मुख मतलब आपके दोनों ओष्ठ कैसे हो जाए? गोल हो जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? व्रतमुखी स्वर कहा जाएगा। अब जो व्रतमुखी है उस व्रत कैसा होता है? गोल, तो मैं इसको लिख सकता हूं वर्तुलाकार स्वर। और जब व्रतमुखी भी है वर्तुलाकार भी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसे लिखा जा सकता है गोलक स्वर। क्या लिख सकते हैं भाई? गोलक स्वर इसको लिख सकते हैं। और ये वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो याद रखें, ये 4 वर्ण हैं आपके, जिनके उच्चारण में, सीधी कह रहा हूं, जिनके उच्चारण में आपके ओष्ठ, आपका मुख बाह्य रूप में देखते समय कैसा हो जाए? गोल हो जाए। ऐसे समझो बीड़ी पीता हुआ बूढ़ा जिसके मुंह में दांत नहीं और बीड़ी पी रहा हो, तो ओष्ठों की स्थिति क्या बन जाती है? वही स्थिति इनमें बन जाती है। और अगला भी आप समझ गए होंगे, हाँ या ना? चलिए, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और औ, ये 4 वर्ण आपके होते हैं कैसे? वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर या वर्तुलाकार स्वर या गोलक स्वर होते हैं। अच्छा जी, अपनी बात चल रही थी वृत्ताकार के बाद अवृत्ताकार। ए का मतलब नहीं। क्या नहीं? ओष्ठों का आकार व्रतनुमा नहीं, गोल नहीं, ओष्ठ बाह्य रूप से व्रत न बने, उनको क्या कहा जाएगा? अवृत्ताकार स्वर या अवृत्तमुखी स्वर कहेंगे, या उसे कहेंगे क्या? अवर्तुलाकार स्वर। अवर्तुलाकार स्वर, या उसे कहा जाएगा क्या? अगोलक स्वर। और ये संख्यात्मक होते हैं 7। याद रहे, संख्यात्मक कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब कौन कौन से हैं तो देखते हैं। आपके ए, आ, ई, ओ, अरे सॉरी, ये क्रम में भाई बोल दिया, लिख दिया, क्योंकि ई के बाद ऊ आता है। लेकिन ह्रस्व दीर्घ ओ और औ कैसे हो गए आपके? वृत्ताकार। ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्वी दीर्घी, री, ए और ए, ये आपके 7 स्वर कैसे होते हैं? अवृत्ताकार स्वर या अवृत्तमुखी स्वर होते हैं। और अब इसके बाद में लास्ट 6वें आधार पर हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम होता है वायु के नाक या मुख से निकलने के आधार पर। नाक या मुख से निकलने के आधार पर। देखिए, वायु के नाक या मुख से निकलने के आधार पर भेद होंगे 2। या तो उच्चार, ये तो स्पष्ट है भाई, जब बोलोगे तो ध्वनि तो निकलेगी, वायु का प्रवाह तो होगा ही। अब या तो वो नासिका के माध्यम से बाहर आएगी या मुख के माध्यम से बाहर आती है। तो यहां पे 2 भेद हो जाते हैं आपके। नंबर 1 होता है अनुनासिक स्वर या सानुनासिक स्वर। तो वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय निकलने वाली ध्वनि या वायु
नासिका के माध्यम से बाहर आती है उनको कहा जाता है अनुनासिक या सानुनासिक। जैसे अंग, आंग, ई, उ, ए, ओ, ये आपके कैसे हो जाते हैं? अनुनासिक स्वर। और दूसरा जो भेद होता है वो होता है निरनुनासिक। निरनुनासिक, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, निर प्लस अनुनासिक। निर मतलब नहीं, रहित, बिना। किसके बिना? नासिका के बिना उच्चारण हो रहा है। जब नासिका से हुआ, नाक से हुआ तो अनुनासिक हो गए। और निर मतलब नहीं, नाक से नहीं, किससे होगा? मुख से होगा, तो उनको कहा जाएगा क्या? निरनुनासिक स्वर। या इनको कहा जाएगा अननुनासिक। अननुनासिक स्वर। अननु का मतलब हो गया, अन मतलब नहीं, अनुनासिक, जो अनुनासिक नहीं है। अनुनासिक कब होते हैं? जब ध्वनि या वायु नाक के रास्ते बाहर आती है। ई। अब केवल सीधा मुंह से आएगी। आ, ए, ओ, रे, ए, ओ और औ। उच्चारण आपके सामने है, आप देख सकते हो। जब अनुस्वार या अनुनासिकता प्रयुक्त है तो वो अनुनासिक है, और अनुस्वार या अनुनासिकता का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो निरनुनासिक होता है। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हमने जिह्वा के भाग के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर तथा वायु के नाक या मुख से निकलने के आधार पर चर्चा की है। और अब मैं आपके लिए देने जा रहा हूं एक एंटीबायोटिक टैबलेट, जो उत्पत्ति, मात्रा, उच्चारण, जिह्वा के भाग के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर तथा वायु के नाक या मुख से निकलने के आधार पर पूरा का पूरा रिवीजन मात्र 5 मिनट में। ये कार्य यदि आप लोग पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद, और कंटेंट भी उस हिसाब से प्रोवाइड आपको हम अपने चैनल से करा रहे हैं कि आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। ये तो चैनल बहुत हैं, तमाम मिलेंगे आपको, लेकिन कंटेंट कोई नहीं देगा। पहले आधार का नाम क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा लिया हमने मात्रा उच्चारण के। तीसरा लिया जिह्वा के भाग के। चौथा लिया मुखाकृति के आधार पर। पांचवा लिया ओष्ठाकृति के आधार पर। और छठवा था वायु के नाक या मुख से निकलने के आधार पर। सबसे पहला वर्ण अपने स्वर वर्णों में होता है कौन सा? ए। अब इस ए को
आप लोगों ने पढ़ा है, इन 6 आधारों पे पढ़ा है, 6 नाम इसके लिए होते हैं। और ये काम यदि आप सीख गए तो आपका पूरा का पूरा यहां तक का पढ़ा हुआ क्लियर हुआ। तो उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व ए को हमने किस नाम से पढ़ा था भाई? इसको हमने मूल स्वर के नाम से पढ़ा, या संधि स्वर के नाम से पढ़ा, या संयुक्त के नाम से? यदि आप पूरे मन से मुझे सुन रहे हो तो आप याद रखना, इसको हमने किस नाम से पढ़ा था? मूल स्वर के नाम से, क्योंकि अ ए उ री ये चारों मूल स्वर होते हैं। इसके बाद में बात आती है मात्रा उच्चारण, और मात्रा उच्चारण पे 2 भेद मैंने आपको बताए थे, ह्रस्व और दीर्घ। तो ये ए कैसा है? ह्रस्व है। इसके बाद में आगे चलो, जिह्वा के भाग के आधार पे ये ह्रस्व ए ना तो अग्र है ना पश्च है, ये जिह्वा के बीचों बीच बैठा था, तो फिर यहां पे ये हो गया आपका कैसा? मध्य स्वर। और इसके बाद मुखाकृति के आधार पे गए, जब आपने किया आ और फिर आपने थोड़ा सा कम किया अ, तो आ विव्रत और ए क्या हुआ? अर्ध विव्रत। तो ये कैसा हो जाता है? अर्ध विव्रत। इसके बाद में बात आती है ओष्ठाकृति। तो ओष्ठाकृति में 2 प्रकार की स्थिति हुई थी, या तो ओष्ठव्रत बने थे या नहीं बने थे। तो हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? यहां आप देखिए ए में ओष्ठ गोल हो रहे हैं क्या? बताओ कहां हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे। आप जब भी बोलोगे ओष्ठ नहीं हो रहे गोल, लेकिन जब आप बोलोगे उ तो आपके ओष्ठ ऐसे हो जाएंगे जैसे बीड़ी पीता हुआ एक डोकरा और जिसके मुंह में दांत नहीं हो। या कुछ बच्चियां भी सेल्फी लेते समय इस मोड का प्रयोग कर लेती हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात आती है मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, मध्य स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। अब आगे ओष्ठाकृति के आधार पे ये वृत्त नहीं बन रहा, तो ये क्या है? अवृत्ताकार स्वर है। और वायु के नाक या मुख से निकलने पे कोई अनुस्वार अनुनासिकता नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं? निरनुनासिक। तो ये तो आपका हुआ पहला वर्ण। अब पहला मैंने आपको बता दिया है, अगले 10 पे आपका दिमाग क्रिएटिव हो जाना चाहिए। तो अगले 10 में देखिए आगे चलते हैं। नंबर 2 पे लेते हैं अगला वर्ण आ। और आ उत्पत्ति के आधार पर याद रखना, हमने आपको पढ़ाया संधि के नाम से। मात्रा उच्चारण के आधार पर यह दीर्घ स्वर है। जिह्वा के भाग के आधार पर यह पश्च स्वर है। मुखाकृति के आधार पर यह विव्रत स्वर है, अभी मैं आपको बोल भी रहा था। ओष्ठाकृति के आधार पर यह अवृत्ताकार है तथा निरनुनासिक है। और इसके बाद में अगला वर्ण आता है आपका ई। तो जो ह्रस्व ई है उत्पत्ति के आधार पर मूल है, मात्रा उच्चारण के आधार पर ह्रस्व है, जिह्वा के भाग के आधार पर अग्र है, मुखाकृति के आधार पर संवृत है, ओष्ठाकृति के आधार पर अवृत्ताकार तथा निरनुनासिक है। और अगला वर्ण लेते हैं दीर्घ ई। तो दीर्घ ई उत्पत्ति के आधार पर आपका संधि स्वर, संधि के बाद मात्रा उच्चारण पर यह दीर्घ के नाम से पड़ा है। जिह्वा के भाग के आधार पर अग्र, मुखाकृति के आधार पर संवृत, ओष्ठाकृति के आधार पर अवृत्ताकार और निरनुनासिक। और इसके बाद में अगला वर्ण आता है आपका ओ। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर है, मात्रा उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर है, जिह्वा के भाग के आधार पर आपका पश्च स्वर है, मुखाकृति के आधार पर संवृत, ओष्ठाकृति के आधार पर यह है वृत्ताकार तथा निरनुनासिक।
इसके बाद में आता है आपका दीर्घ उ। तो उत्पत्ति के आधार पर यह होता है संधि स्वर, मात्रा उच्चारण के आधार पर दीर्घ स्वर, जिह्वा के भाग के आधार पर पश्च स्वर, मुखाकृति के आधार पर संवृत, ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार और निरानुनासिक। इसके बाद में अगला वर्ण लेते हैं हम रे। याद रखना उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर है, मात्रा उच्चारण के आधार पर यह ह्रस्व है, जिह्वा के भाग के आधार पर यह अग्रस्वर है, मुखाकृति के आधार पर संवृत है, ओष्ठाकृति के आधार पर अवृत्ताकार है तथा निरानुनासिक। और इसके बाद में अगला वर्ण आपका आता है ए। उत्पत्ति के आधार पर यह संयुक्त है, मात्रा उच्चारण के आधार पर दीर्घ है, जिह्वा के भाग के आधार पर यह अग्र है, मुखाकृति के आधार पर ये आपके अर्ध संवृत है, ओष्ठाकृति के आधार पर अवृत्ताकार और निरानुनासिक। इसके बाद में आता है ए। उत्पत्ति के आधार पर संयुक्त, मात्रा के आधार पर दीर्घ, जिह्वा के भाग के आधार पर यह हो गया आपका अग्र और आपके मुखाकृति के आधार पर अर्धविव्रत, ओष्ठाकृति के आधार पर अवृत्ताकार और निरानुनासिक। और इसके बाद में अगला आता है आपका ओ। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर यह आपका संयुक्त है, मात्रा उच्चारण के आधार पर दीर्घ है, जिह्वा के भाग के आधार पर यह आपका पश्च है, मुखाकृति के आधार पर अर्ध संवृत है, ओष्ठाकृति के आधार पर यह वृत्ताकार है तथा निरानुनासिक। और अब आपका लास्ट वर्ण जो इस सारणी का बचा है, बाकी का सभी के लिए हमने नाम तैयार कर दिए हैं। अगला वर्ण है आपका औ। तो उत्पत्ति के आधार पर यह संयुक्त होता है, मात्रा उच्चारण के दीर्घ होता है, जिह्वा के भाग के आधार पर पश्च है, मुखाकृति के आधार पर ये भाई बताया मैंने आप लोगों के लिए कि ये अर्धविव्रत है, ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार है और निरानुनासिक है। तो ये वो सारणी है जिसको हमने 3 पार्टों में स्वर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था। ये उस पूरे के पूरे वर्गीकरण की सारणी है। आप यदि पूरे कंटेंट को पढ़ने के बाद इस प्रकार से आप अपने रफ कॉपी में खुद एक सारणी तैयार करते हो, समझ लीजिए फिर स्वर वर्ण का कहीं से कैसे भी क्वेश्चन आपके लिए आ जाए, आप उस क्वेश्चन की खोपड़ी फोड़ने को तैयार रहोगे। तो दोस्तों इस ऑनलाइन मंच पे भी वक्त की एक नज़ाकत होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब मेरा समय आप लोगों से विदा होने का हो चुका है, लेकिन मैं फिर से आपसे कहूँगा कि हौसले रख, इरादे ना बदल। हौसले रखो, इरादे ना बदलो। तो आपके जो ये हौसले और इरादे हैं, इनमें एक जान, एक मजबूती होनी चाहिए दोस्तों। और कहीं कोई भी आपको लगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से जो भी आपका विचार है, अच्छा है तो अच्छे कमेंट्स, और कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी मुझे आप शेयर कर सकते हो। साथ में हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, कक्षा को लाइक शेयर कीजिएगा और अपना लाड प्यार स्नेह कमेंट्स के माध्यम से मुझे बतलाते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं वर्ण विचार के नेक्स्ट पार्ट व्यंजन भाग को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँगा। तो दोस्तों बने रहिएगा आप अपने जाने पहचाने चैनल गुरुकुल क्लासेस पर। सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।